चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट से मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास सीरीज में ये है एक रजिस्टर, उसके बाद एक इंडक्टर और ये एक कैपेसिटर। ये इन तीनों का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, सीरीज में कनेक्टेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन तीनों को आपने कनेक्ट कैसे किया है? किसी एक एसी सोर्स के क्रॉस, किसी एक एसी सोर्स के क्रॉस, ठीक है, किसी एक एसी सोर्स के क्रॉस। चलिए की को क्लोज किया, किसी इंस्टेंट पर ये हायर साइड ये लोअर साइड, तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट ऐसा। तो तीनों चूंकि सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो तीनों के अक्रॉस करंट जो होगा वो तो सेम होगा, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर ये जो सोर्स है तो सोर्स का वोल्टेज V है, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VR है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है। ऑलराइट, तो यदि आप यहां पर KVL लगाते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि सोर्स का वोल्टेज V माइनस VR माइनस VL माइनस VC दैट इज इक्वल टू 0। ये किसी इंस्टेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, किसी इंस्टेंट। मैं ये वोल्टेजेस RMS या मैक्सिमम नहीं है, ये किसी इंस्टेंट पे है। मैं इधर लिख भी देता हूं कि एट एनी टाइम t पर है, ये किसी टाइम t पर। ओके, तो अब यहां पे मैं प्रॉपरली करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए केवीएल लगा के सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सोर्स का वोल्टेज है तो सोर्स का वोल्टेज का तो आइडिया हमें है कि दिस V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है। मुझे क्या चाहिए? मुझे करंट का एक्सप्रेशन चाहिए। तो करंट के एक्सप्रेशन के लिए जैसा प्योरली रेजिस्टिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपने डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट किया केवीएल लगाने के बाद, वो चीज यहां नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग यहां दूसरा जुगाड़ लगाने जा रहे हैं। वो दूसरा जुगाड़ है हमारे पास फेजर का कॉन्सेप्ट। फेजर इसीलिए तो पढ़ रहे थे इतनी देर से। सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन करंट है। तो करंट की एक डायरेक्शन को फिक्स करके सबके फेजर ड्रॉ कर देते हैं। करंट की एक डायरेक्शन को फिक्स करके सबके फेजर ड्रॉ कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर में आप बोलेंगे यदि करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि यहां पे तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। मैंने बोला था करंट का फेज वाला फिक्स मान लीजिएगा, क्योंकि तीनों के अक्रॉस जो करंट है वो तो सेम ही होगा। तो अब इंडक्टर के लिए मैं क्या बोलूंगा कि यदि करंट इस दिशा में है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इससे 90 डिग्री ऊपर होगा और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इधर होगा। आई बात समझ? क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज लीडिंग होता है, करंट लैगिंग होता है। सिमिलरली इस कैपेसिटर के लिए क्या बोलूंगा कि यदि करंट आपने इस दिशा के अलॉन्ग माना है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इधर होगा, क्योंकि इसमें करंट लीडिंग होता है, ठीक है। अब बताइए फेजर हैं क्या? तो फेजर तो इमेजिनरी रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, तो इसको सुपर इंपोज कर सकते हैं ना। भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोल्टेज और करंट वेक्टर है, पर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने इसी दिन रात के लिए तो बनाया है कि हम लोग इसको सुपर इंपोज कर सकें। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस लाइन के अलोंग यदि आपने करंट लिखा है, मतलब इस लाइन के अलोंग करंट का फेज है, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इधर है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नीचे। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, समझ गए मेरी बात? ठीक है ना, समझ गए? तो अब यहां से देखिएगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 जिसका नाम है केस 1। सबसे पहले पहला केस इसका हम लोग ऐसा डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसा सोचने जा रहे हैं कि क्या हो यदि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बड़ा हो और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर छोटा हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यदि बड़ा है तो VL माइनस VC ऊपर आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं केस नंबर 1 ऐसा है कि यदि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से ज्यादा बड़ा है,
ठीक है। अच्छा ये कब बड़ा होगा तो ये भी सुन लीजिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कहने का मतलब हो गया आई इंटू एक्सएल, ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए आई इंटू एक्सी से। ये वाली बात तो समझ में आ रही है ना कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या है, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज आई आर है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या है, आई इंटू एक्सएल है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, आई इंटू एक्सी है। तो यदि एक्सएल ज्यादा बड़ा हो गया एक्सी से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा बताइए, ऊपर आएगा। आप बोलेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर है, दिस इज VL माइनस VC यहां है, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ये रहा, ये दो वोल्टेजेस, इन दोनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट कहां है, तो इन दोनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट यहां है, दिस इज योर वी नेट। ये वी नेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है समझ रहे हैं ना, ये वी नेट इस सोर्स वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सोर्स वोल्टेज को ये वी नेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और करंट तो करंट तो हम लोगों ने छेड़ा ही नहीं है, करंट तो स्टार्टिंग से इसी लाइन के लॉन्ग है, ये रहा करंट, ओके। तो जो फेजर है वो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें ये इस सिचुएशन में जो फेजर है वो ऐसा समझ आ रहा है कि वोल्टेज अब लीडिंग हो गया है और करंट लैगिंग हो गया है। तो यही समरी है, यदि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा बड़ा होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर छोटा होगा, तो इस सिचुएशन में जो नेट वोल्टेज है वो करंट से आगे निकल जाएगा। कितने एंगल से आगे निकल जाएगा, थीटा एंगल से आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वी नेट है, ये वी नेट क्या लिखेंगे आप, तो आप इस वी नेट को लिख सकते हैं दिस इज अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ओके, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा कि वोल्टेज या वी नेट लीड्स आई बाई फेज एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। तो करंट का जो एक्सप्रेशन है, ये करंट क्या है, तो करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा होगा। ये कैसे लिखा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो भाई ये देखिए वोल्टेज का फेज आपने कितना माना है, ओमेगा टी, और वोल्टेज, ये इधर ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी, वोल्टेज कहां है, इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग वोल्टेज, और करंट उससे थीटा एंगल पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा हो गया। तो अभी हमें दो चीजें नहीं पता है, थीटा भी नहीं पता है, आई नॉट भी नहीं पता है। तो थीटा तो आप लिख लेंगे कि इस ट्राइंगल में जो टैन थीटा है वो टैन थीटा कितना है, तो टैन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज VL माइनस VC बाय बेस इज VR, ये है टैन थीटा। या आप बोलेंगे एक काम करो, VL को लिखो IXL, VC को लिखो IXC, VR को लिखो IR, तो टैन थीटा इज XL, सॉरी ये XL L, टैन थीटा इज XL माइनस XC बाई R। थीटा वाला काम तो हमारा हो गया, समझ रहे हैं, थीटा वाला काम तो हमारा हो गया। किसी तरीके से करंट की वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो करंट की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, ये समझ आया, ठीक है। करंट की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, करंट की वैल्यू के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं, करंट की वैल्यू के लिए आप ऐसा सोचिए कि भाई VL माइनस VC ऊपर है, VL माइनस VC ऊपर है ना, तो यदि आप एक बार के लिए इस चीज को करंट I से डिवाइड कर दें, VL इज IXL, VC इज IXC डिवाइडेड बाई I, तो ये ऊपर की तरफ क्या आएगा, XL माइनस XC। मैं ये कह रहा था कि इसको आप I से डिवाइड कीजिए, तो ऊपर की तरफ ही हमारे पास क्या होगा, ऊपर की तरफ ही होगा XL माइनस XC,
ठीक है, नहीं आया समझ? आ गया? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कहाँ है? तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर यहां है, तो ये वी आर इज आई आर, इसको भी करंट आई से डिवाइड कीजिए, तो रेजिस्टेंस भी यहां है। इसका कोई नाम निकाल सकते हैं क्या? यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसे कहेंगे दिस इज नेट रिएक्टेंस, दिस इज नेट रिएक्टेंस। एक है इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इन नेट रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहीं यहां होगा, ठीक है। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो इसे हम लोग कहेंगे दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे इंडिकेट करते हैं जेड से, दिस इज इंपिडेंस, दिस इज इंपिडेंस। और ये जो ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया है, दिस ट्राइंगल इज इंपिडेंस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज इंपिडेंस ट्राइंगल। ये Z है, ये R है, और ये XL माइनस XC है। दिस इज इंपिडेंस ट्राइंगल। ये समझ गए ना? बस XL माइनस XC को यहां से उठा के यहां रिप्रेजेंट कर दिया है, ओके। तो अब ये इंपिडेंस है क्या? XL माइनस XC भी क्या था? कुछ ना कुछ ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट था। रेजिस्टेंस आपको पता है ही। तो एक सीरीज LCR सर्किट में जो नेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया जा रहा है टू द फ्लो ऑफ करंट को, उसी को इंपिडेंस कहते हैं, ठीक है। इंपिडेंस क्या है? इंपिडेंस क्या है? इसको लिखना चाहें तो एक लाइन लिख लीजिएगा कि नेट ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flow of current, net obstruction offered to the flow of current, ठीक है। इसके लिए भी जो SI यूनिट आपको ड्रॉ करना है, सॉरी SI यूनिट जो लिखना है वो ओम है। अब आपके पास नेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट आ गया, तो अब आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि जो आई नॉट है वो वी नॉट बाई जेड है। आई नॉट कितना है? वी नॉट बाई जेड है। एंड जो आई आर एम एस है वो वी आर एम एस बाई जेड है। जो आई आर एम एस है वो वी आर एम एस बाई जेड है। तो बन गया हमारा काम। हमें तो करंट का एक्सप्रेशन चाहिए था, है ना। तो फाइनली यहां पे चलिए मैं अगले पेज पे लिखता हूं। तो जो करंट का एक्सप्रेशन है, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा लिखा था, तो आई नॉट की जगह क्या लिख देंगे? वी नॉट बाई जेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा इज tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाई आर, ठीक है। ऑलराइट, मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं कि ये इधर हमारे पास करंट था, इधर हमारे पास नेट वोल्टेज था, इधर ही हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर था, और इधर ही हमारे पास VL माइनस VC हुआ करता था। ये एंगल था हमारा थीटा। तो यहां पर लास्ट इज कि जो पावर फैक्टर एंगल है वो पावर फैक्टर एंगल है थीटा, है ना, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाई आर है, या VL माइनस VC बाई VR भी लिख सकते हैं। और जो पावर फैक्टर है, जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर कॉस थीटा होता है, tan थीटा नहीं होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसमें कॉस थीटा कैसे लिखा जाए? तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आप चाहें तो वी आर अपॉन वी नेट लिख दीजिए, यानी कि वी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। या आप इसी चीज को लिख सकते हैं, दिस इज आर बाई जेड, वी आर इज आई आर,
वी आर इज आई आर, वी नेट इज आई जेड, तो दिस इज आर बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा सा ये केस 1 है, बिल्कुल ऐसा ही केस 2 है, बिल्कुल ऐसा सा ही केस 2 है। और केस 2 में क्या होगा, तो केस 2 में हम लोग मान लेंगे कि VL छोटा है, VC बड़ा है, VL छोटा है और VC बड़ा है। ठीक है, चलिए इसका अगला केस डिस्कस करने जा रहे हैं, केस नंबर 2। ये केस नंबर 2 ऐसा है, एक बार के लिए ये फेजर देखिएगा कि करंट हमारे पास इधर था, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इधर था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर था और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नीचे था। ठीक है, केस 2 से मेरे कहने का मतलब है जो केस 1 में पढ़ा आपने उसका उल्टा, यानी एक बार के लिए मान लीजिए क्या कि यदि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ज्यादा बड़ा हो जाए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई टाइम्स ऑफ एक्सी ज्यादा बड़ा है आई टाइम्स ऑफ एक्सएल से, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा बड़ा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा बताइए, VC ज्यादा बड़ा है VL छोटा है, तो ये जो सर्किट है, सॉरी ये जो फेजर है, ये फेजर आप ऐसा ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि नीचे की तरफ है आपके पास VC माइनस VL, नीचे की तरफ क्या है VC माइनस VL। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कहाँ है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर तो यहीं पर था, तो इन दोनों वोल्टेजेस का जो रिजल्टेंट वो ये रहा। और इस V नेट को अब आप क्या लिखेंगे, तो ये जो नेट वोल्टेज है, ये नेट वोल्टेज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। ठीक है भाई, रिजल्टेंट ऐसे ही निकालेंगे ना। करंट कहां है बताइए, तो करंट तो हमेशा 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 ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की दिशा में ही करंट होता है, यानी कि सर्किट का जो फेजर डायग्राम है ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि करंट है इधर और नेट वोल्टेज है इधर। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ भाई, तो इस सिचुएशन में अब हुआ ये कि करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है किसको, वोल्टेज को, कितने एंगल से, तो किसी फाई एंगल से। हाँ, ये VC माइनस VL था, सॉरी ये VC माइनस VL था। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या लिखेंगे इसे, तो देयरफॉर ऐसा लिख देता हूं कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ फाई एंगल से आगे चल रहा है। ठीक है, या वोल्टेज लैग्स करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई, एक ही चीज है। तो अब यहां पे भी हमें वही काम करना है क्या, कि यदि आपको इस करंट का, अच्छा एक बात तो ये मेरे ख्याल में समझ में आ रही होगी कि ये जो नेट वोल्टेज है, ये नेट वोल्टेज वही आपके सोर्स का वोल्टेज है ना, जो सोर्स था ये नेट वोल्टेज इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लिखा था ना आपने, ये उस चीज का रिप्रेजेंटेशन है। यानी आप कह सकते हैं एक बार के लिए कि इस लाइन के अलोंग आपने फेज कितना मान लिया है, ओमेगा टी। तो जो करंट है वो करंट इससे फाई एंगल आगे चल रहा है, यानी कि इस करंट के लिए जो एक्सप्रेशन होगा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो करंट I इज इक्वल टू आप लिख लेंगे I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमें क्या करना है, हमें यही दो चीजें ढूंढनी है, आई नॉट भी हमें नहीं पता है और फाई भी हमें नहीं पता है, तो हमें आई नॉट ढूंढना है और हमें फाई ढूंढना है। चलिए लिखते हैं, तो बताइए भाई टेन फाई क्या लिखेंगे आप, तो ये रहा हमारा फेज एंगल फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है VC माइनस VL, बेस है VR। ठीक है, या आप चाहें तो इस VC को क्या लिख लेंगे, VC को आप लिख लेंगे I टाइम्स ऑफ XC, VL को आप लिख लेंगे I टाइम्स ऑफ XL, VR को लिख लेंगे आप I टाइम्स ऑफ R। सिंपल, तो आप इसे ऐसा लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू XC माइनस XL बाई R।
ये लीजिए भाई, फाई वाला मामला तो अपना निपट गया, फाई वाला मामला निपट गया, ठीक है। तो यहां पे मैं साथ साथ ये भी लिखता चलूं कि अभी इस सिचुएशन में जो हमारा पावर फैक्टर एंगल है, पावर फैक्टर एंगल, तो वो पावर फैक्टर एंगल हमारा फाई होगा, ठीक है ना। पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, फाई होगा। और पावर फैक्टर क्या होता था, तो पावर फैक्टर तो कॉस फाई होता है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये कॉस फाई की वैल्यू, तो कॉस फाई इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बेस इज वी आर और हाइपोटेन्यूस इज वी नेट। तो आप कॉस फाई यानी पावर फैक्टर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर लिख दीजिए, और वी नेट आप सिमिलरली आई टाइम्स ऑफ जेड लिख सकते हैं, यानी दिस इज फिर से आर बाई जेड ही होगा। ये जेड है ना, याद तो है ना, जेड जैसा केस 1 में बना रहे थे, तो ठीक उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग जेड यानी इंपिडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंपिडेंस के बारे में कैसे बात करेंगे, इंपिडेंस के बारे में, तो ये नीचे की तरफ है हमारे पास क्या, VC माइनस VL है ना। इट इज समथिंग लाइक कि आप बस इस वैल्यू को VC माइनस VL की वैल्यू को करंट I से डिवाइड कर दीजिए, VR को करंट I से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो VC माइनस VL नीचे है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की तरफ ही XC माइनस XL होगा, XC माइनस XL भी नीचे होगा, और इसे हम लोग कहते हैं दिस इज नेट रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस कहां है, रेजिस्टेंस है यहां, और ये रहा हमारे पास क्या, Z, जिसे हम लोगों ने कहा था इंपिडेंस। इंपिडेंस Z की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्या, Z। अरे सॉरी, वैसे आप लिखें XL माइनस XC या XC माइनस XL है, सॉरी ये XC माइनस XL कर दीजिएगा, माय बैड, XC माइनस XL का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। वैसे न्यूमेरिक वैल्यू सेम आएगी, XL माइनस XC का होल स्क्वायर करें या XC माइनस XL का होल स्क्वायर करें, न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, एक बार के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो अभी XC माइनस XL ही लिखिएगा। ये वाला एंगल था हमारा फाई, ठीक है। तो यदि आपको करंट का एम्पलीट्यूड चाहिए, यानी कि करंट I नॉट चाहिए, तो I नॉट इज इक्वल टू जो भी वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा, जो भी सर्किट में सोर्स के वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा, उसको आपको Z से डिवाइड करना पड़ेगा, या आपको करंट की RMS वैल्यू चाहिए होगी, तो जो भी सोर्स वोल्टेज की RMS वैल्यू होगी उसे हमें Z से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि लीजिए वो जो करंट का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था उसको लिख लेते हैं। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट आगे था, प्लस फाई, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL बाई आर। ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे पास सर्किट में, ठीक है। सारी बातें हो ही गई। पावर फैक्टर हम लोगों ने लिख लिया है कॉस फाई की वैल्यू आपको पता है, तो देयरफॉर एवरेज पावर लिखना चाहें तो लास्ट एवरेज पावर लिख लीजिए। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, तो जो भी वोल्टेज की RMS वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा करंट की RMS वैल्यू से, मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ फाई, मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई कितना है, R बाई जेड, समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने, बिना डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस लगाए ही फेजर का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोगों ने सर्किट में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आसानी से निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। तो चलिए एक छोटे से सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक RC सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर, ठीक है, उसके साथ एक रेजिस्टर है, एक AC सोर्स है, सोर्स का वोल्टेज 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। अच्छा चलिए बताइए, ये जो 200 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 200 वोल्ट वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है, RMS है, इसको मैक्सिमम मत ले लीजिएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 100 ओम का है, कैपेसिटर 100 बाई पाई माइक्रोफैरड है। सबसे पहला सवाल सीधा इंपेडेंस पूछ लिया है, ठीक है। चलिए इंपेडेंस निकालने के लिए क्या करेंगे,
तो पहले हम लोग निकालेंगे XC की वैल्यू, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू। XC क्या होता है? XC होता है 1/c ओमेगा। 1/c इज 100 बाई पाई ओमेगा, तो ओमेगा इज 2 पाई एफ, एफ है 50। ये माइक्रो फैरेड था, तो ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू दी पावर ये +6 लिख दूं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 1 2 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 इंटू 2 10, ये एक और कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया? 100 ओम आ गया। रेजिस्टेंस भी कितना है? तो रेजिस्टेंस भी 100 ओम है। वैसे आपने इम्पिडेंस का क्या फॉर्मूला पढ़ा बताइए? एलसीआर सर्किट के लिए आपने इम्पिडेंस का फॉर्मूला पढ़ा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या नहीं तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। सर्किट में एल नहीं है, एल नहीं है तो एक्सएल नहीं है, एल नहीं है तो एक्सएल नहीं है, तो इट इज जस्ट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है भाई, सर्किट में इंडक्टर है ही नहीं, तो एक्सएल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, यानी √2 टाइम्स ऑफ 100 ओम। ये लीजिए भाई, कितना हो गया? √2 टाइम्स ऑफ 100। ठीक है, चलिए दूसरा आपसे पूछा जा रहा है पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर एंगल के लिए अभी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? फेजर, है ना। चलिए एक बार फेजर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो रजिस्टर है, ये जो आपका रजिस्टर है, उस रजिस्टर में क्या होगा? तो रजिस्टर में आप बोल सकते हैं यदि इस दिशा में करंट है तो इसी दिशा में वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इसी डायरेक्शन में होगा। और यदि करंट हम लोगों ने इधर माना है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किधर होगा? यस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपका नीचे होगा। तो अब यहां तो VL तो है ही नहीं, मतलब इंडक्टर है ही नहीं, तो VL है ही नहीं। तो अभी एक वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज इधर, कैपेसिटर का वोल्टेज इधर, इन दोनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट वोल्टेज कहां आ जाएगा? यहां, ये यहां आ जाएगा हमारे पास V नेट। ये ठीक है? ये वाली बात समझ आई? नहीं समझ आई फिर से देख लीजिए। मैंने सबसे पहले क्या किया? रजिस्टर के लिए फेजर ड्रॉ किया। तो रजिस्टर के लिए जिस दिशा में करंट है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी उसी डायरेक्शन में है। यहां पर करंट वाली डायरेक्शन को मैंने फिक्स कर दिया कि करंट इधर है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज मैं किधर ड्रॉ करूंगा? नीचे ड्रॉ करूंगा। तो एक वोल्टेज हो गया रजिस्टर का, दूसरा वोल्टेज कैपेसिटर का, इन दोनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट कहां गया? इधर आ गया। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल कितना है? ये रहा हमारा फेज एंगल फाई। ठीक, ऑलराइट ऑलराइट। यानी कि सर्किट में जो फेजर डायग्राम है, वो फेजर डायग्राम ऐसा है कि करंट इधर है और नेट वोल्टेज इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल फाई है। ये जो नेट वोल्टेज है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सोर्स के वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, सोर्स के वोल्टेज को। कितना होगा ये फेज एंगल फाई? तो tan फाई की वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो tan फाई इज दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज इक्वल टू VC अपॉन VR। VC को लिख सकते हैं I टाइम्स ऑफ XC, VR को लिख सकते हैं I टाइम्स ऑफ R। XC भी 100 है, R भी 100 है, 100/100 इज 1। तो फाई आ गया आपका कितना? 45। फाई यदि 45 है तो यही फाई आपका पावर फैक्टर एंगल है। पावर फैक्टर एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। यदि पावर फैक्टर एंगल 45 डिग्री हो गया तो पावर फैक्टर हो जाएगा cos ऑफ 45 डिग्री, यानी कि 1/√2। चलिए ये आ गया। तो नेक्स्ट बताइए करंट। यदि मैंने सिर्फ करंट पूछा है, सिर्फ करंट, तो इट मींस क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं करंट की RMS वैल्यू। ठीक है, तो सिर्फ करंट I इज इक्वल टू जो भी वोल्टेज है, RMS वोल्टेज को Z से कर दीजिए डिवाइड। Z आ चुका है ना हमारे पास? यस, Z आ चुका है, विच इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 100 है। तो ये कितना हो गया? V RMS है 200 और ये है हमारे पास √2 टाइम्स ऑफ 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया? √2 एम्पियर आ गया। चलिए अगला ये हो गया। हाँ, मैक्सिमम करंट। तो ये तो RMS करंट है, RMS करंट। मैक्सिमम करंट क्या होगा? इसको रेस कर दूं, ये तो लिख लिया ना। तो मैक्सिमम करंट
हमें पता है कि करंट RMS इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट का √2 होता है। तो आई नॉट यानी मैक्सिमम करंट इज √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस भी √2 है, √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, चलिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बताइए। सिक्स्थ पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर यानी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की RMS वैल्यू। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज करंट I इंटू R, V इज इक्वल टू क्या होगा IR, है ना। तो करंट कितना है, करंट हम लोगों ने निकाला है RMS करंट इज इक्वल टू √2 और रजिस्टर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम। तो ये लीजिए भाई, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। नेक्स्ट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा जा रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की जो RMS वैल्यू है वो I इंटू XC, तो वो फिर से √2 टाइम्स ऑफ 100 वोल्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछा है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के लिए आप मैक्सिमम करंट लेंगे, करंट का एम्पलीट्यूड इनटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस, यानी ये मैक्सिमम करंट हमारे पास 2 था। ये जो आपके पास RMS है ना, इसी को आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो करंट एम्पलीट्यूड को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए या RMS वोल्टेज को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही चीज है। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 100, ये कितना हो गया 200 वोल्ट, है ना। और मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो दैट इज I नॉट इंटू XC, तो वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 200 वोल्ट। ठीक है, चलिए ये जो साइन है ये एवरेज का साइन है, ठीक है, ये साइन एवरेज का साइन है। एवरेज पावर पूछा जा रहा है, एवरेज पावर पूछा जा रहा है। तो सर्किट में एवरेज पावर कितना होगा, इस RC सर्किट के लिए एवरेज पावर का फॉर्मूला VRMS इंटू करंट RMS इंटू cos फाई, यही cos फाई हमारा क्या था, पावर फैक्टर था। ठीक है, तो वोल्टेज की RMS वैल्यू, वोल्टेज की RMS वैल्यू इज 200, करंट की RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू इज √2, और cos फाई यानी पावर फैक्टर 1/√2, तो ये कितना हो गया, ये आ रहा है 200 वॉट, 200 वॉट। ठीक है, हाँ नेक्स्ट इज एवरेज पावर अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस पावर। तो फॉर्मूला तो वही है कि रजिस्टर के अक्रॉस एवरेज पावर, रजिस्टर के अक्रॉस एवरेज पावर इज VRMS IRMS इंटू cos फाई। अब ये cos फाई सर्किट का मत लीजिएगा, सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस का फाई लीजिएगा, उसके cos की वैल्यू। तो रजिस्टर में हमें पता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो रजिस्टर के लिए फाई कितना है आपका 0 है। ठीक है, और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज RMS हम लोगों ने निकाला था वो ये देखिए कितना है, तो ये √2 टाइम्स ऑफ 100 है, तो दिस इज √2 टाइम्स ऑफ 100, करंट RMS √2, cos फाई आपका cos ऑफ 0 डिग्री, तो ये फिर से कितना आ गया, ये भी 200 वॉट ही है, ये भी 200 वॉट ही है। और एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा बताइए, एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, तो भाई कैपेसिटर के अक्रॉस फाई फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का 90 डिग्री का होता है, तो पावर फैक्टर कैपेसिटर के लिए कितना है 0, तो एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा 0 होगा। समझ गए, एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा 0। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं, 10th वाले में आपसे पूछा गया है एवरेज पावर पूरी सर्किट का, तो पूरी सर्किट का एवरेज पावर यानी VRMS IRMS cos फाई, पूरी सर्किट के लिए फाई की वैल्यू कितनी है, मतलब RC सर्किट के लिए फाई की वैल्यू इस सिचुएशन में कितना है 45 डिग्री का है, तो cos फाई यानी कि cos ऑफ 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस एवरेज पावर कहने का मतलब है रजिस्टर के अक्रॉस का RMS वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ रजिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला RMS करंट इनटू cos ऑफ 0 डिग्री रजिस्टर के लिए, क्योंकि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं, तो यहां पे मैंने cos ऑफ 0 डिग्री लिखा है, ये भी 200 वॉट आ रहा है। लेकिन यदि एवरेज पावर आपको कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना है, तो इस कैपेसिटर के लिए इस दिशा में यदि आपने करंट माना है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो उससे 90 डिग्री के एंगल पर नीचे होता है, मतलब करंट आगे चल रहा होता है
और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पीछे होता है, तो इस कैपेसिटर के लिए जो फाई की वैल्यू है वो 90 है। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जब हम लोग कर रहे थे तो उस समय लिखा भी था कि एवरेज पावर कितना होगा प्योरली कैपेसिटिव में, 0 होगा। समझ गए? कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में जो एवरेज पावर है वो 0 होगा। ठीक है, आई होप वाली बात सही है। एक दो पार्ट में इसमें और पूछ लेता हूं, वो यहां है नहीं, बताइएगा। एक दो पार्ट में इसमें और पूछ लेता हूं, जैसे ये 12th हो गया, 13th लिखिएगा। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। 14th लिखिएगा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। और 15th लिखिएगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कौन लीडिंग है? करंट लीडिंग है। कितने एंगल पर आगे चल रहा है? 45। ये फाई हम लोगों ने निकाल लिया ना, ये कितना एंगल है? ये 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री होगा, प्लस 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नेट वोल्टेज है, इस नेट वोल्टेज के अलोंग फेज हम लोगों ने ओमेगा टी ले रखा है, तो करंट इससे 45 डिग्री आगे चल रहा है। मैक्सिमम करंट हमारे पास कितना आया था? मैक्सिमम करंट हमारे पास आया था 2 एम्पियर। तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ, एफ है कितना? 50। तो दिस इज 100 पाई टी प्लस 45 डिग्री। ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो 3 पार्ट मैं पूछ रहा हूं, ये जो मैं 3 पार्ट पूछ रहा हूं, उसके लिए मैं ये बता देता हूं कि जो सोर्स का वोल्टेज है ना, वो है 200√2 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी। मैं वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक बार एक्सप्रेस कर देता हूं सोर्स का। ठीक है भाई, आरएमएस दे ही रखा था ना, तो मैंने मैक्सिमम लिख दिया 200√2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा क्या होगा? ओमेगा 2 पाई एफ हो जाएगा, तो 100 पाई एफ टी ये दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूं ये बाकी के 3 पार्ट और। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज वाली लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग जो आपका नेट वोल्टेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोर्स के वोल्टेज को, यानी इस लाइन के अलॉन्ग आपको अपना फेज ओमेगा टी लेना है, इसके अलॉन्ग जिधर नेट वोल्टेज है। तो करंट उससे आगे है, कितना आगे? 45 डिग्री एंगल आगे, तो करंट का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलिए आइए देखिए, फिर से देखिए, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किस दिशा में है? वो तो करंट वाले डायरेक्शन में ही है, वो तो करंट वाले डायरेक्शन में ही है। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। छठे पार्ट का क्या आंसर आया था? मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 100√2 आया था ना। हाँ, तो ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज था। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 100√2 इंटू 2, यानी कि 100 इंटू 2 हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा अक्रॉस रजिस्टर, इंटू साइन ऑफ ओमेगा 100 पाई टी प्लस 45 डिग्री होगा, क्योंकि जिधर करंट है उसी डायरेक्शन के लॉन्ग वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है। ठीक, तो चलिए आखिरी का बताइए कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज इधर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये इधर इधर इधर, और ये वोल्टेज से जो नेट वोल्टेज है उससे आगे है या पीछे है? तो उससे पीछे है। कितना एंगल पीछे है? 45 डिग्री एंगल पीछे। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, या आरएमएस वैल्यू बताइए। ये 7th पार्ट का आंसर क्या आया था? ये भी 100√2 था। तो इसको भी मैक्सिमम बनाने के लिए 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये ओमेगा साइन ओमेगा टी इस लाइन के अलॉन्ग फेज है, इस लाइन के अलॉन्ग, और कैपेसिटर उससे पीछे है। कितना पीछे है? 45 डिग्री, तो -45 डिग्री करना पड़ेगा। ये है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, बताइए, समझ गए? ठीक है ना? क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है कि when an alternating voltage of 220 volt is applied across a device X, current of 0.5 ampere flows through the circuit and is in phase with the applied voltage.
करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा रजिस्टर के अक्रॉस होता है, यानी डिवाइस एक्स क्या है? तो डिवाइस एक्स तो आपका रजिस्टर है। When the same voltage is applied across another device Y, the same current flows through the circuit, but it leads, करंट लीड कर रहा है बाई अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, तो अगला एलिमेंट यानी अगला डिवाइस Y क्या है? द सेम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट बट इट लीड्स, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो डिवाइस Y क्या होगा? कैपेसिटर होगा। तो सबसे पहले पार्ट का तो आंसर ये हो गया कि X हो गया हमारा क्या? रजिस्टर, और Y हो गया हमारा क्या? कैपेसिटर। ठीक है, चलिए। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y। X और Y दोनों को साथ में लगा दिया, तो अब करंट की वैल्यू क्या है? अब करंट की वैल्यू क्या है, ये सवाल है। ठीक है, हाँ, यदि सिर्फ करंट पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली क्या पूछा जा रहा है? आरएमएस वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो X था आपका, X था, ये तो बस एक रजिस्टर था। इस रजिस्टर को आपने क्या किया? एक एसी सोर्स के अक्रॉस लगाया। ठीक है, एसी सोर्स का वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना? तो करंट है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें क्या? V इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R, R इज इक्वल टू 220 बाई 0.5। ठीक है, कितना हो गया ये? तो 440 ओम आ गया। ठीक है, और ये जब Y हम लोगों ने लगाया है, यानी कि एक कैपेसिटर जब किसी एसी सोर्स के अक्रॉस लगाया है, तो यहां पे अब आप क्या लिखेंगे कि Xc इज इक्वल टू V बाई आई। तो सेम वोल्टेज सोर्स 220 बाई 0.4, यानी Xc कितना है? तो Xc भी 440 ओम के बराबर है। ओके, तो जब इसका आप कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, यानी कि ये X ये Y, ये कॉम्बिनेशन जब आप लगा रहे हैं सेम एसी सोर्स के अक्रॉस, ये जब कॉम्बिनेशन आप सेम एसी सोर्स के अक्रॉस लगा रहे हैं, तो अब बताइए कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इस सर्किट के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग निकालेंगे इंपेडेंस Z, और Z का फॉर्मूला क्या होगा? तो Z का फॉर्मूला वैसे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होता था, लेकिन अभी तो L है ही नहीं, तो Z इज जस्ट इक्वल टू कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो दिस इज √2 टाइम्स ऑफ 440 ओम हो जाएगा। तो देयरफॉर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया? V बाई Z, यानी कि 220 बाई 440 इंटू √2। तो दिस इज 1/2 एम्पियर। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है? 1/2 एम्पियर के बराबर। ठीक है, समझ गए? चलिए आइए देखते हैं। हाँ, तो क्या है सवाल? ये एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 100 वोल्ट 100 वॉट। तो बल्ब को प्राइमरली आप एक रजिस्टर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये बल्ब जो है, बल्ब क्या है? बल्ब जस्ट एक रजिस्टर है जिसके अक्रॉस रेटेड वोल्टेज 100 वोल्ट है और पावर कितना है? 100 वॉट है। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब अक्रॉस एन सोर्स ऑफ, ये जो सोर्स का वोल्टेज है, सोर्स का वोल्टेज 200 वोल्ट का है। ठीक है, एसी सोर्स है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस रजिस्टर यानी कि बल्ब के अक्रॉस बताओ एक कैपेसिटर कितने यूनिट का लगाएं ताकि ये एसी सोर्स 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज होने के बावजूद बल्ब अपने मैक्सिमम पावर पर ग्लो करे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आंसर तो मुझे याद है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस, अच्छा रजिस्टर के साथ आप सीरीज में ही लगा रहे हैं कैपेसिटर को, तो जो रजिस्टर से करंट फ्लो होगा वही कैपेसिटर से भी करंट फ्लो होगा। तो यदि मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस मतलब पावर के बारे में बात करूं, तो पावर इज V RMS इंटू I RMS इंटू कॉस फाई। तो रजिस्टर के लिए फाई कितना होता है? 0 डिग्री का।
रजिस्टर में तो वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे होते हैं, ये ठीक है। तो पावर यदि आपको 100 वॉट चाहिए और रेटेड वोल्टेज 100 वोल्ट का है इनटू करंट आरएमएस, तो रजिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला जो आपका आरएमएस करंट है वो 1 एम्पियर का होना चाहिए। यानी सर्किट में ही फ्लो होने वाला करंट कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर का होना चाहिए। सर्किट में कितना करंट फ्लो होना चाहिए? 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है, सबसे पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं आप। तो यहां से रेजिस्टेंस इज 100 इंटू 100 बाई पावर दैट इज 100। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस इज 100 ओम। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा? इंपिडेंस, क्योंकि कॉम्बिनेशन के थ्रू फ्लो होने वाला करंट हमें पता चल चुका है कि जो आई आर एम एस है वो आई आर एम एस कितने का है? 1 एम्पियर का। तो दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड होगा। 1 इज इक्वल टू वी आर एम एस, सोर्स का वोल्टेज कितना है? 200 बाई जेड। तो जेड कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल फिर से नहीं है सर्किट में, है ना, एक्सएल तो है नहीं। तो यहां से हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 40000 आ गया। ये 100 है, यानी एक्सी स्क्वायर कितना हो गया? तो 40000 माइनस 10,000 माइनस 10000। तो एक्सी विच इज 1 अपॉन सी इंटू 2 पाई एफ होता है। एफ कितना दे रखा था? 50। दिस इज अंडर रूट ऑफ 30,000 हो जाएगा ना, या एक बार के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं, 1 अपॉन सी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर 50 का स्क्वायर, दिस इज 30,000। तो यहां से हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, 1 अपॉन ये 2 पाई हो गया 50 अंडर रूट ऑफ, ठीक है, हाँ, 10 रेज टू दी पावर -4 अपॉन पाई रूट 3, ठीक है, फैरेड। चलिए ये ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब ये जो दूसरे टाइप का सर्किट है हमारे पास, इसमें एक तो रजिस्टर है और दूसरा इंडक्टर है ना। यानी ये सर्किट हमारे पास कुछ ऐसी है, ये इंडक्टर है, उसके साथ में एक रजिस्टर, ये एसी सोर्स। रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 12 ओम और ये इंडक्टेंस है 9 अपॉन 100 पाई के बराबर का, ठीक है, हेनरी। पहला क्या पूछा गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। आगे आंसर, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, यानी 2 पाई एफ, एफ है 50 और एल है 9/100 पाई, पाई से पाई गया, 100 से 100 गया, कितना आ गया? 9 ओम आ गया। चलिए दूसरा है इम्पिडेंस, Z इज अंडर रूट ऑफ, कितना हो गया? 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना हो गया? तो ये आपके पास 15 ओम आ रहा होगा, ठीक है ना, 81 प्लस 144। चलिए मैक्सिमम एंड आरएमएस करंट, तो मैक्सिमम करंट यानी कि आई नॉट, तो आई नॉट क्या होगा? आई नॉट होगा वी नॉट बाई जेड, और सोर्स वोल्टेज जो है ये 225 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। हाँ, तो ये 225√2 लिख दूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। आरएमएस 225 है तो मैक्सिमम 225√2 डिवाइडेड बाई ये कितना है? 15, तो ये 15 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 15√2 एम्पियर मैक्सिमम करंट हो गया। तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा?
आई आर एम एस इज आई नॉट बाई रूट टू, यानी आर एम एस करंट सर्किट में 15 एम्पियर का है. मैक्सिमम एंड आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर. चलिए पहले तो मैक्सिमम वोल्टेज लिखते हैं. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस आर. मैक्सिमम करंट है 15 रूट टू इंटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस 12. ठीक है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम करंट इनटू एक्सएल. मैक्सिमम करंट है 15 रूट टू और एक्सएल है 9. ठीक है. आरएमएस लिखना है तो बस इसी को रूट टू से डिवाइड कर दीजिए. वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की आरएमएस वैल्यू, तो दिस इज 15 इंटू 12 वोल्ट, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की आरएमएस वैल्यू, तो दिस इज 15 इंटू 9 वोल्ट. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. ओके. अगला मैंने पूछा है पावर फैक्टर एंगल बताइए. तो पावर फैक्टर एंगल के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा फेजर. चलिए एक बार फेजर ड्रॉ करते हैं. तो यदि आप फेजर ड्रॉ करेंगे तो आप बोलेंगे कि करंट तो इधर है, मान लेते हैं एक बार के लिए करंट इधर है, लेट से करंट इधर है, तो जिधर करंट होता है उधर ही वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी होता है. तो रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज इधर है, और इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कहाँ होता है? तो इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर उससे ऊपर होता है, ऊपर. ठीक है, 90 डिग्री फेज एंगल ऊपर. तो जो नेट वोल्टेज वी नेट, वो वी नेट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, यही होगा ना. ठीक है. खैर हमसे तो पावर फैक्टर पूछा गया था, तो पावर फैक्टर के लिए हमें चाहिए होगा ये वाला एंगल फाई. तो उसके लिए tan फाई कितना लिखेंगे? तो tan फाई आप लिख लेंगे अभी के लिए वी एल बाई वी आर, यानी वी एल इज आई टाइम्स ऑफ एक्सएल बाई आई टाइम्स ऑफ आर, यानी एक्सएल बाई आर. एक्सएल 9 था और आर कितना था? 12, यानी कि 3/4. तो ये फाई कितना हो गया? फाई हो गया 37 डिग्री. ये कितना है? 37 डिग्री. तो जो पावर फैक्टर एंगल है वो तो 37 डिग्री है, और पावर फैक्टर कहने का मतलब कॉस ऑफ 37. तो कॉस 37 कितना होगा? कॉस 37 इज 4/5. ठीक है, 4/5. एवरेज पावर, तो एवरेज पावर 7th पार्ट के लिए हाँ, पावर एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस. वी आर एम एस हमारे पास कितना है? तो वी आर एम एस है 225. आई आर एम एस है 15 इंटू कॉस फाई. कॉस फाई है हमारे पास 4/5. 5 से ये 3 टाइम्स में, तो दिस इज 225 इंटू 12. कितना हो गया ये? 2700 वॉट हो जाएगा. तो ये हो गया. नेक्स्ट इज क्या? तो ये एवरेज पावर की वैल्यू आ गई. हाँ, नेक्स्ट है लास्ट आपके पास करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है. वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और इंडक्टर भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है. ठीक है, चलिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए. तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट. मैक्सिमम करंट कितना था? मैक्सिमम करंट था 15 रूट टू इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. तो ओमेगा टी है 100 पाई टी. तो वोल्टेज आप देख रहे हैं, रिजल्टेंट वोल्टेज इधर है, इधर, और करंट इससे आगे है या पीछे है? पीछे है. कितने एंगल पीछे है? 37 डिग्री. तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टाइम्स ऑफ 37 डिग्री. ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसके लिए आपको चाहिए होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हम लोगों ने यहां लिखा था, ये कितना था? तो 15 इंटू 12, यानी कि 180 रूट टू इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस 37. ये सेम कैसे हो गया फेज इसका? क्योंकि जिधर करंट होता है उधर ही तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है.
उधर ही तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है। समझ गए? जिधर करंट होगा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी तो उधर ही होगा। ये ठीक है, उधर ही तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी होगा। ठीक, सिंपल। और इसके बाद नेक्स्ट क्या, ये हो गया इतना। अब तीसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंडक्टर के अक्रॉस का ये जो वोल्टेज है वो यहां से कितना एंगल ऊपर है, 53 डिग्री एंगल ऊपर। किससे? जो कि नेट वोल्टेज था उससे। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, हाँ, यानी कि ये हो गया 135√2 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 53 डिग्री, प्लस 53 डिग्री। समझ गए? नेक्स्ट लिखिएगा एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज चॉक कॉइल। तो चॉक कॉइल क्या होता है? कुछ नहीं, बस ये नॉर्मल हमारे पास ये एक वायर है और इसके कुछ टर्न्स हम लोगों ने लपेट रखे हैं इस तरीके से। जस्ट एक नॉर्मल आपने वायर लिया और उस वायर के आपने कुछ टर्न्स लपेट दिए, बस। तो यही हमारा चॉक कॉइल कहलाता है। ओके, मतलब उसके कुछ लूप्स बना दिए आपने, उसके क्या बना दिया आपने, कुछ लूप्स बना दिए। तो इट इज, हाँ, बस इंडक्टर वाला ही सेम फंक्शन है, इंडक्टर वाला ही सेम फंक्शन है। इट इज वायर ऑफ, it is wire having loops of n turn। तो आप बोलेंगे इस तरीके से n नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने बना दिया, तो ये तो एक इंडक्टर ही हो गया। तो बिल्कुल इसका भी कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा, इसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस तो होगा। ठीक है, इट विल हैव इट्स इंडक्टेंस, इंडक्टेंस L। ठीक है, बिल्कुल ये आइडियल है, आइडियल कॉइल है, तो सिर्फ इंडक्टेंस ही होगा L। और ये ऐसा दिखा दीजिए इसको कॉइल, और आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल कॉइल है, तो इसके पास अपना ये कुछ इंडक्टेंस भी होगा और कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। भाई आपने वायर ऐसे लपेटा है तो उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना, तो इंडक्टेंस भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। क्या है कि बल्ब इज रेटेड एज, एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 100 वोल्ट 100 वॉट, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रजिस्टर, आपको बता दिया गया है। फाइंड आउट द इंडक्टर ऑफ inductance called choke coil that should be connected in series with the bulb to operate the bulb at its rated power with the help of एक AC source है 200। तो यही काम हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए भी किया, अभी फिर यही काम हम लोग इंडक्टर के लिए करने जा रहे हैं। ये ठीक है कि ये हमारे पास एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R, इसके साथ आपने इंडक्टर यानी चॉक कॉइल लगा दिया है। ये हमारे पास AC सोर्स है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का। और ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर 100 वॉट और 100 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं रजिस्टर के रेजिस्टेंस की बात करूं तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट तो सेम फेज में होते हैं, तो यहां से रजिस्टर का रेजिस्टेंस आ रहा है 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस है कितना, 100 ओम का, 100 ओम का रजिस्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम पावर पे इस बल्ब को ग्लो कराना है, मैक्सिमम पावर पे इस बल्ब को ग्लो कराना है। तो अब की बारी पावर इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं V RMS इंटू करंट I RMS इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो मैक्सिमम पावर है 100, वोल्टेज है 100 इंटू करंट I, तो I की वैल्यू कितनी आ रही है 1 एम्पियर। तो यही 1 एम्पियर करंट आपका इंडक्टर से भी फ्लो होगा,
Vrms भले ही 200 है, लेकिन अभी तो हम लोग इस रजिस्टर के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, तो रजिस्टर वाला रेटेड वोल्टेज लेंगे, टोटल वोल्टेज थोड़ी ले लेंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो करंट कितना है 1 एम्पियर, तो यही 1 एम्पियर इस इंडक्टर से भी फ्लो होगा, यही 1 एम्पियर इस इंडक्टर से भी फ्लो होगा। इस सर्किट में यदि मैं बोलूं कि ये जो करंट है 1 एम्पियर, करंट I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू लिखेंगे V बाई जेड, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे V बाई जेड। करंट I है 1 और ये वोल्टेज है आपके पास 200, और Z कितना हो गया, Z हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से इतना हो जाएगा। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 40000 माइनस आर का स्क्वायर, आर इज 10000। एक्सएल हो गया हमारे पास कितना 2 पाई एफ, एफ कितना था 50, तो दैट इज इक्वल टू 100 पाई इंटू एल, तो ये 100 स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 30, कितना आ गया एल, ठीक तो है 30000 बाई 10000 इंटू पाई स्क्वायर। हाँ, तो दिस इज √3/पाई, √3/पाई हेनरी इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्या है अगला सवाल। तो सवाल ऐसा है कि एक कॉइल है, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट डीसी सप्लाई ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा सा एक कॉइल था, कॉइल को आपने डीसी सोर्स के अक्रॉस लगाया, ये डीसी सोर्स कितने का है 10 वोल्ट का, तो इसने कितना करंट लिया है 2 एम्पियर का। तो डीसी सोर्स का कोई ओमेगा ओमेगा नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे करंट आई इज जस्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे V बाई आर, यानी कि 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। लेकिन क्या, अरे सॉरी करंट दे रखा है ना, तो यहां पे माय बैड, हाँ तो ये डीसी सोर्स है कितने का 10 वोल्ट का, तो यहां पे आप R इज इक्वल टू V बाई आई लिखेंगे, यानी 10/2, तो 5 ओम का कॉइल का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, डीसी सोर्स का ओमेगा तो होता नहीं है, तो इंडक्टेंस जैसी कोई चीज डीसी सोर्स के लिए इस कॉइल के पास नहीं होगी। लेकिन जब आप इसी कॉइल को, जब आप इसी कॉइल को किसी एक एसी सोर्स के क्रॉस लगाते हैं, तो अब एसी सोर्स के पास तो ओमेगा है, वो ओमेगा कितना है, तो 50 हर्ट्ज है, यानी कि 100 पाई है, और सोर्स इसका ये भी 10 वोल्ट का ही है। तो अब यहां पे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जो है, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, ये करंट 1 एम्पियर का हो गया। लॉजिकल है, क्यों 1 एम्पियर का हो गया, क्योंकि अब यहां पे तो इकलौता रेजिस्टेंस सिर्फ ये रजिस्टर है, लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस तो है ही सही, और दूसरा इंडक्टेंस भी अब आ चुका है, इंडक्टेंस भी आ चुका है जो डीसी सोर्स में नहीं था। तो यहां पे सर्किट का इंपिडेंस Z क्या होगा, Z होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस तो वही होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, रेजिस्टेंस वही होता है, कहने का मतलब रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, यानी 25 प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो एक्सएल ही हमें ढूंढना है, एल ढूंढना है। तो यहां करंट आई इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे V बाई जेड, तो Z की वैल्यू है 10/1 यानी कि 1 ओम, ये लीजिए। तो 1 का स्क्वायर इज 25 प्लस क्या, अरे सॉरी ये 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्सएल का स्क्वायर होगा, तो एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25 यानी 75 हो गया। तो एक्सएल इज 2 पाई एफ एल, एफ 50 था ना, हाँ तो एक्सएल इज 2 पाई एफ आपका 50 एल का स्क्वायर
इज इक्वल टू 75, यानी कि 100 पाई एल इज अंडर रूट 75 लिख दूं, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75 डिवाइडेड बाई 100 पाई। ठीक है, ये हमारे पास एल का जवाब आ जाएगा, इतना एल होगा सर्किट। हाँ, इसको ऐसा लिख लीजिए कि ये 5√3 लिख देते हैं बाई 100 पाई, तो दिस इज √3 बाई 20 पाई, √3 बाई 20 पाई, यही कह रहे हैं ना। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना LCR सर्किट पर बेस्ड एक सवाल। वही एसी सोर्स है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का इंडक्टर है, रेजिस्टर है और कैपेसिटर है, सबकी वैल्यू बकायदा दे दी गई है। फॉर द गिवन एसी सर्किट आपको बताना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फिर इम्पिडेंस। ठीक है, चलिए भाई, तो एक्सेल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 2 पाई FL, फ्रीक्वेंसी मैंने दे रखा है 50 और L मैंने दे रखा है 2 बाई पाई। कितना हो गया, पाई से पाई गया, यानी 200 ओम, ये एक्सेल आ गया। XC इज 1/C ओमेगा, यानी 1/2 पाई F इंटू C। कैपेसिटेंस मैंने दिया है 100 बाई पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -6, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, +6। ये पाई से पाई गया, ये 1 2 3 से ये 3 गया, 5 इंटू 2 10, ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 100 ओम। ठीक है, XC भी आ गया। Z यानी इम्पिडेंस इज अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना। तो XL है हमारे पास ये 200 माइनस 100 यानी कि 100 का स्क्वायर, प्लस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस भी 100, √2 टाइम्स ऑफ 100 ओम। ये लीजिए, ये पहले पार्ट के तीनों पार्ट आ गए। ठीक है, सिंपल सिंपल। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि फेजर डायग्राम बताइए, पावर फैक्टर एंगल और पावर फैक्टर की वैल्यू बताइए। तो चलिए, फेजर डायग्राम यदि ड्रॉ करें तो बताइए एक्सेल बड़ा था या एक्सी बड़ा है, एक्सेल बड़ा है। एक्सेल बड़ा है यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बड़ा होगा या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बड़ा होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बड़ा होगा। केस 1 होगा या केस 2 होगा, केस 1 होगा, यानी कि ये जो सर्किट है इसी को हम लोगों ने इंडक्टिव सर्किट बोला था। कौन सी सर्किट, हाँ, एक्सेल बड़ा है, एक्सेल की वैल्यू 200 ओम है, एक्सेल की वैल्यू 200 ओम है। तो इसीलिए अभी ये ऊपर की तरफ हमारे पास होगा क्या, VL माइनस VC या XL माइनस XC, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इधर की तरफ होगा, और जो नेट वोल्टेज है V नेट, वो V नेट इधर कहीं होगा। ठीक है, और करंट कहाँ है, तो करंट हमारे पास इधर है। ये है नेट वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल फाई। ठीक है, तो पावर फैक्टर एंगल निकालने के लिए, मतलब जो फेजर आप ड्रॉ करेंगे, तो ये फेजर हो गया, ये नेट वोल्टेज हो गया, समझ रहे हैं ना, ये नेट वोल्टेज हो गया। तो tan फाई कितना हो गया, tan ऑफ फाई इज XL माइनस XC बाई R, ये 200 माइनस 100 यानी कि 100 बाई 100, तो ये फिर से 1 आ गया, यानी फाई कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, फेजर हो गया, पावर फैक्टर एंगल हो गया, और पावर फैक्टर यानी कि कॉस ऑफ 45 डिग्री, तो दैट इज 1/√2। ठीक है, मैक्सिमम, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड RMS करंट। मैक्सिमम करंट बताइए, RMS करंट बताइए, तीसरा पार्ट। तो मैक्सिमम करंट I0 इज V0 बाई Z होगा, तो I0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V0 बाई Z। V0 कितना होगा, तो V0 इज 200√2, और Z हम लोगों ने कितना निकाला था, √2 टाइम्स ऑफ 100, √2 कैंसिल, तो ये आ रहा है 2 एम्पियर मैक्सिमम करंट है। तो IRMS कितना होगा, IRMS होगा 2/√2, यानी कि √2 एम्पियर RMS करंट होगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज रीडिंग इन ऑल वोल्ट मीटर सोन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा
कि ये जो सारे वोल्ट मीटर है ना, और यदि वोल्ट मीटर में रीडिंग आपसे पूछा जा रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वोल्ट मीटर्स हैं ये एसी वोल्ट मीटर है, एसी वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर या एमीटर दो तरीके का होता है, एक एसी दूसरा डीसी। डीसी वोल्ट मीटर या डीसी एमीटर डीसी करंट की वैल्यू को मेजर कर सकता है, डीसी करंट की वैल्यू को रीड कर सकता है। लेकिन एसी वोल्ट मीटर या एसी एमीटर एसी करंट या एसी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू रीड करता है। कौन सी वैल्यू? आरएमएस। ठीक है, तो ये जो सारे वोल्ट मीटर हैं या सर्किट में कहीं कोई एक एमीटर होता तो वो एमीटर क्या रीड करता? आरएमएस, प्रोवाइडेड वो एसी वोल्ट मीटर या एमीटर है। अच्छा, यदि ऐसा होता कि इसके अक्रॉस आप एक डीसी वोल्ट मीटर या डीसी एमीटर लगा देते तो वो कितना रीड करता? वो कुछ नहीं रीड करता, वो जीरो रीड करता। मतलब एसी सर्किट में डीसी वोल्ट मीटर या डीसी एमीटर लगाएंगे तो वो कुछ नहीं रीड करेगा, जीरो रीड करेगा। समझ गए? तो ये जो एमीटर या वोल्ट मीटर लगाए गए हैं सर्किट में वो एसी करंट के लिए हैं, इसे एसी वोल्ट मीटर या एसी एमीटर बोलते हैं, और ये आरएमएस वैल्यू रीड करता है, ये वाली बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो रीडिंग इन वोल्ट मीटर बात करते हैं। हाँ भाई, V1 क्या होगा बताइए? तो V1 इज आई आर एम एस इंटू एक्सएल होगा, क्योंकि उसको इंडक्टर के अक्रॉस लगाया गया है, इंडक्टर के अक्रॉस लगाया गया है तो I1 इंटू एक्सएल हो गया, आई आर एम एस इंटू एक्सएल। आई आर एम एस है √2 और एक्सएल कितना था? एक्सएल था 200। ठीक है, V2 V2 किसके अक्रॉस लगाया गया है? रजिस्टर के अक्रॉस, तो दैट इज आई आर एम एस इंटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस, तो आई आर एम एस है √2, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 100। V3 किसके अक्रॉस लगाया गया है? कैपेसिटर के अक्रॉस, तो V3 इज इक्वल टू आई आर एम एस विच इज √2 इंटू कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस फिर से 100। V1 V2 V3 हो गया। चलिए V4 किसके अक्रॉस लगाया गया है? तो V4 इंडक्टर और रजिस्टर के अक्रॉस लगाया गया है ना, इंडक्टर और रजिस्टर के अक्रॉस लगाया गया है। तो V4 मैं यहां लिख रहा हूं, V4 के लिए आप लेंगे करंट आरएमएस इनटू बस इन दो पॉइंट के अक्रॉस का Z, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस आपने लगाया है उन दो पॉइंट के अक्रॉस का इंपीडेंस। इसका नाम मैं एक बार के लिए एक्स वाई रख देता हूं, तो Z अक्रॉस एक्स वाई। एक्स वाई के अक्रॉस जो अब आप Z निकालेंगे तो किसको काउंट करेंगे? इंडक्टर को और रजिस्टर को, कैपेसिटर इंक्लूड नहीं करना है। तो ये जो हमारा Z है, Z दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस, वैसे तो एक्सएल माइनस एक्स ही होता था लेकिन अभी C इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक्सएल का स्क्वायर, सिर्फ एक्सएल का स्क्वायर, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया Z? ये 400001000 अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, इतना। यानी ये कितना हो गया? दिस इज 100 अंडर रूट 5। तो ये लीजिए, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 100 अंडर रूट 5, और आई आर एम एस कितना था? √2 था। ठीक है, यानी 100√10। चलिए लास्ट V5, तो V5 तीनों के अक्रॉस लगा हुआ है, तीनों के अक्रॉस लगा हुआ है, तो V5 के लिए रेजिस्टेंस कितना लेंगे? Z के बराबर लेंगे। तो जो V5 है दैट इज सीधा आई आर एम एस इंटू Z। आई आर एम एस √2 है और Z कितना निकाला था? Z भी √2 टाइम्स ऑफ 100 था, तो दैट इज 200। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इज कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है और वोल्टेज भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट I इज इक्वल टू क्या होगा? करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट कहां है? तो करंट वोल्टेज से पीछे है, तो करंट I इज इक्वल टू I0, मैक्सिमम करंट है 2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी
ओमेगा कितना है 100 पाई टी, और करंट चल रहा है पीछे कितना 45 डिग्री, तो -45। ठीक है, चलिए ये करंट हो गया। वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कहां है, करंट के डायरेक्शन में ही है। रजिस्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज तो करंट के डायरेक्शन में ही है। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो दैट इज 2 इनटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस था 100, तो ये 200 लिख लेता हूं। 200 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी -45। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखते हैं। तो कैपेसिटर का वोल्टेज कहां था, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे था, इधर था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जो नेट वोल्टेज से कितना पीछे है, 135 डिग्री पीछे है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज करंट मैक्सिमम 2 इंटू एक्सी कितना आया था 100, एक्सी 100 आया था ना, तो ये हो जाएगा 200 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी -135 डिग्री। ठीक है, लास्ट इज क्या, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम करंट इंटू एक्सएल, एक्सएल 200 था, 200 इंटू 2 400 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कहां होगा, ऊपर। ये नेट वोल्टेज से कितना आगे है, 45 डिग्री आगे है, तो +45 डिग्री, +45 डिग्री।